Good morning, dear students. Today we are going to start Part B, Chapter 1. Part B, the name of Part B is Analysis of Financial Statements. And the Chapter 1 of it is Financial Statements of Companies. And what is the meaning of financial statements of company? What is the meaning of financial statements? The financial statements are the end product of accounting process. जैसे आपने +1 में अकाउंट्स में पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी वो एंड प्रोडक्ट है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी सोल ट्रेडर के लिए यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, यानी ये बनानी ही पड़ती है एट द एंड ऑफ द ईयर. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एवरी कंपनी हैज टू प्रिपेयर. दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. इन्हें क्या करते हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी. यानी फर्म में, यानी यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो कंपनी में कितने प्रॉफिट्स है एंड व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है. एज पर सेक्शन 240 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू अ कंपनी इंक्लूड द फॉलोइंग. यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता क्या क्या है according to Companies Act 2013 section 240. 1, सबसे पहले क्या बनानी पड़ती है इसमें, a balance sheet as at the end of the financial year. यानी एक तो इसमें बैलेंस शीट बनती है एंड सेकंड वन इज a statement of profit and loss for the financial year. यानी फाइनेंशियल ईयर में स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी बनता है. इसमें यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनती है. जब स्टेटमेंट वर्ड ऐड होता है तो इसके साथ अकाउंट वर्ड ऐड नहीं किया जाता. एंड 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, और उस साल की, उस फाइनेंशियल ईयर की कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनानी पड़ती है. एंड 4th, अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, मतलब इक्विटी की स्टेटमेंट जो चेंज हो रही है वो भी बनानी पड़ती है अगर जरूरी हो तो, एप्लीकेबल हो तो. एंड 5th, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, और एंड में एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी बनाने पड़ते हैं. क्योंकि फाइनेंशियल, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी को बनाने पड़ते हैं. एक तो बैलेंस शीट, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, देन कैश फ्लो, देन चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स. But one person company, small company and dormant company are exempted from preparing cash flow statement with their financial statement. यानी जो एक 1% कंपनी है, जो अपने +1 में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था व्हाट इज 1% कंपनी, वही 1% कंपनी है. कोई भी स्मॉल कंपनी है या डॉर्मेंट कंपनी कौन सी होती है, जो कंपनी तो है बट फिलहाल वो काम नहीं कर रही, आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो यानी इन कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ता, ये एग्जम्प्टेड है. यानी 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डॉर्मेंट कंपनी नीड नॉट टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट विद देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बाकी सभी कंपनीज को ये बनाना पड़ता है. एंड फाइनेंशियल ईयर, व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर, ऑलरेडी यू नो कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है. यानी फाइनेंशियल ईयर मींस, यानी एज पर सेक्शन 241 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, all companies are required to have a uniform financial year. ये सभी कंपनीज का एक जैसा फाइनेंशियल ईयर है जो कहां से स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च एवरी ईयर. ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है. तो उसी फाइनेंशियल ईयर में एक कंपनी को अपनी स्टेटमेंट बनानी पड़ती है. The values that a company should observe while preparing financial statements. यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए एक कंपनी को किन किन वैल्यूज को ध्यान में रखना पड़ेगा, किन किन वैल्यूज को मानना पड़ेगा. ये सेक्शन 129(1) of the Companies Act 2013 requires that the financial statements of a company क्या क्या करना पड़ेगा. 1, shall give a true and fair view of the statement of affairs of the company. बिल्कुल ट्रू और फेयर व्यू बतानी पड़ेगी अपनी कंपनी के अफेयर की, इसमें कुछ भी फ्रॉड नहीं चलेंगे. सेकेंड पॉइंट, shall comply with the accounting standards notified under section 133. यानी उसे जो सेक्शन 133 के अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनको भी फॉलो करना पड़ेगा, उनको भी
मानना पड़ेगा। थर्ड, shall be in the prescribed form given in the schedule थर्ड, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी, जो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो भी इसका फॉर्मेट है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, उसके अंडर ही उसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या फॉर्म है शेड्यूल 3 में, वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसका फॉर्मेट क्या है इसका, इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ द preparation of the balance sheet has been given in part 1 of schedule 3rd and prescribed form of the preparation of statement of profit and loss has been given in part 2 of schedule 3rd। यानी schedule 3rd के part 1 में तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, और part 2 में statement of profit and loss है। The board of directors shall present the financial statements before the shareholder for their approval। यानी हर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करनी पड़ती है, किसके आगे, शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट मस्ट बी अटैच्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। तो जनरल सिंपल सी थ्योरी है कि भाई हर एक कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ये एनुअल रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट ये भी ऐड करनी पड़ती है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑब्जेक्टिव के बनानी क्यों पड़ती है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द पर्पस, यानी वन, टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मींस दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, यानी उसने परफॉर्म कैसे किया है, कितने प्रॉफिट्स एंड कितने लॉसेस है, इसकी भी ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द पिक्चर देनी पड़ती है। सेकेंड इज टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन, यानी फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आएगा, एसेट्स क्या है उसकी, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, यानी बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन मींस बैलेंस शीट, यानी कितनी एसेट्स है, कितनी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज है, उसकी भी ट्रू एंड फेयर पिक्चर्स देनी पड़ेगी। तो दीज आर द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू पास्ट पीरियड एंड हेंस आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले साल का बनाया जाता है, यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च ईयर है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर बनाई जाती है, यानी 31 क्लोजिंग डेट को बनाई जाती है, तो पास्ट पीरियड की होती है, तो दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। सेकंड वन इज दे आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, ये मनी की टर्म्स में दिखाई जाती है। एंड थर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस से तो क्या पता लगता है, प्रॉफिटेबिलिटी पता लगती है, और बैलेंस शीट से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। तो दीज आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और नेचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट की कैरेक्टरिस्टिक्स से फीचर्स क्या है, यानी बैलेंस शीट क्या करता है, क्या रिलेशन बताता है, किसमें, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज एंड एसेट्स में, यानी इसका मतलब क्या है, जितना भी इक्विटी, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द एसेट साइड, क्योंकि रूल है हमारी जो बैलेंस शीट है उसकी एसेट्स हमेशा इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के इक्वल होती है। यहाँ पर इक्विटीज हम कैपिटल को बोलते हैं, वैसे तो हम कैपिटल एंड लायबिलिटीज बोलते थे, एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, बट ये कंपनी है, कंपनी में जो कैपिटल होती है किसकी फॉर्म में होती है, इक्विटी, यानी जो ओनर्स का पैसा लगा होता है उसे इक्विटीज बोलते हैं, दैट इज वाई यहाँ बोलते हैं इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। एंड सेकेंड, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, नोट फॉर अ पीरियड, पर्टिकुलर डेट को बनती है, तभी तो इसके साथ में लिखा जाता है एज एट। जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो ड्यूरिंग द ईयर बनता है, तो उसके साथ लिखा था फॉर द ईयर एंडिंग, तो बैलेंस शीट के साथ तभी द वर्ड एज एट एंटर होता है, क्योंकि पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है, पर्टिकुलर पीरियड की नहीं बनती। इट इज ट्रू ओनली फॉर द डेट ऑन विच इट इज प्रिपेयर्ड, बिकॉज इवन अ सिंगल ट्रांजेक्शन वुड कॉज अ चेंज इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो इसमें ये बात बिल्कुल सही है कि जो डेट है, जिस डेट को बनाई जाती है, मतलब एक पर्टिकुलर एंड वाली डेट पे बनाई जाएगी, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन में छूटा ना रहे, क्योंकि एक सिंगल ट्रांजेक्शन भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को चेंज कर देता है। नाउ थर्ड, इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यानी फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। एंड फोर्थ वन इज, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट फैक्ट्स बट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अकाउंटिंग assumptions एंड पर्सनल जजमेंट, यानी इसको अकाउंटिंग assumptions के बेस पे ही बनाया जाता है, यानी एब्सोल्यूट फैक्ट्स के बेस पे नहीं बनाया जाता। दीज आर द
characteristics or features of the balance sheet. Now, what are the characteristics of profit and loss? Statement of profit and loss. 1. It matches the revenues and expenses. कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, जितना रेवेन्यू जितना पैसा आ रहा है और एक्सपेंसेस को मैच किया जाता है. इफ रेवेन्यू ज्यादा एक्सपेंसेस है तो क्या इंडिकेट करता है, प्रॉफिट. अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है तो क्या इंडिकेट करता है, लॉस. यानी इसका मेन पर्पस क्या होता है, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है. ध्यान, तो उसको मैच करके अगर रेवेन्यूज आर मोर देन द एक्सपेंसेस तो इट indicates profits. If expenses are more than the revenues, it indicates loss. Now, second point, it is prepared for a particular period, not on a particular date. यानी बैलेंस शीट तो एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है, बट प्रॉफिट एंड लॉस पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है. एंड इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पास्ट पीरियड, दैट इज व्हाई इट इज अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट. ये सेम फीचर्स तो बैलेंस शीट में भी थी. नाउ नेक्स्ट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बस इसको रीड ही करना है, इसमें कुछ भी नहीं है. फर्स्ट पॉइंट है रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं, इसमें अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बेस पे बनती है, और पर्सनल जजमेंट्स हैं. बस यू हैव टू रीड दीज. नाउ नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू Schedule 3 for preparing balance sheet and statement of profit and loss. यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है और बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है. तो टुडे आई विल डिस्कस विद यू द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. यानी दोनों ही Schedule 3 के अंदर आते हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो चाहे वो बैलेंस शीट हो. बट जो बैलेंस शीट है जो वो पार्ट 1 है और प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 है. तो Schedule 3 डज नॉट ऑफर एनी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट. जैसे अपने +1 में सोल ट्रेडरशिप में या +2 में पार्टनरशिप में आपने जो बैलेंस शीट बनाई है वो हॉरिजॉन्टल थी, बट कंपनी में जो Schedule 3 के अंडर बैलेंस शीट बनाई जाती है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट नहीं है. उसमें कौन सा फॉर्मेट है, वर्टिकल फॉर्मेट है. द न्यू वर्टिकल फॉर्मेट इज एज फॉलोज. इवन जो आपने कंपनी अकाउंट्स शेयर्स और डिबेंचर्स भी किए उसमें भी वर्टिकल बैलेंस शीट ही बनानी है आपने. जो उसमें सिर्फ एक ही है, बैलेंस शीट का सिर्फ एक ही डिस्क्लोजर दिखाना है, उसमें दिखाना है शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर है, बाकी कुछ भी उसमें सिलेबस में नहीं है. यानी इश्यू ऑफ शेयर्स में भी सिर्फ डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट आपके सिलेबस में. तो वो हम यहाँ पर भी करेंगे सेम, वहां पर जो सेम वही के क्वेश्चन है बैलेंस शीट को यहाँ पर भी होंगे. नाउ अब इसका फॉर्मेट क्या है, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट पार्ट 1 फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट. यानी वहां तो हॉरिजॉन्टल होती थी, वर्टिकल. क्या फॉर्मेट रहेगा, सबसे पहले आप लिखोगे नेम ऑफ द कंपनी, जिस भी कंपनी का नाम है लेफ्ट हैंड पे नेम ऑफ द कंपनी, एंड बैलेंस शीट एज एट जो भी डेट है, मान लो 31 मार्च 2020 है तो 31 मार्च 2020 यू विल राइट हियर. तो जो भी आपकी डेट है क्वेश्चन में गिवन होगी वो अपने लिखनी है. तो इसका फॉर्मेट क्या है, हाँ जी, और यहाँ पर राइट हैंड पे रुपीज इन, मतलब कई बार लैक्स में या थाउजेंड्स में है तो वो भी रुपीज ही लिखिए आप, रुपीज में लिखा जाता है क्योंकि इंडिया में इंडियन करेंसीज क्या है, रुपीज है, तो यहाँ पर रुपीज में ही शो किया जाएगा. तो इसका फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर्स. फर्स्ट कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम इज ऑफ नॉट नंबर, थर्ड कॉलम इज ऑफ फिगर्स करंट ईयर, यानी करंट ईयर की जितनी भी बैलेंस शीट की अमाउंट है वो लिखी जाएगी. और सेकंड कॉलम में फिगर्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी इसमें दोनों साल की, जैसे मान लो शेयर कैपिटल दिखा रहे हो इस साल कितनी और लास्ट ईयर कितनी थी, दोनों ईयर की यहाँ पर शो की जाती है. तो सबसे पहले, बाकी तो ये जो है कॉलम है 4 कॉलम है, ये हम बाद में मेन हम फॉर्मेट देख लेते हैं आइटम्स कैसे कैसे आएंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज आइटम्स विद यू. यानी फर्स्ट इक्विटीज एंड लायबिलिटीज. यानी फर्स्ट हेड है, दिस इज नोन एज, ये साइड आ गई इक्विटीज एंड लायबिलिटीज. फिर हम करेंगे एसेट. तो पार्ट 1 है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, वहां पर तो क्या करते थे, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज लेफ्ट हैंड में होती थी हॉरिजॉन्टल में, और एसेट्स आपके राइट हैंड में होती थी. यहाँ पर पहले इक्विटीज एंड लायबिलिटीज जितनी भी है सारी वो लिख लेंगे. तो इसमें क्या है कि इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज को. इसमें 4 जो है पार्ट्स कैसे डिवाइड किए गए, फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड, सेकेंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. यानी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के 4 हेड्स हैं. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इसके हेड्स के नाम बताओ. तो फर्स्ट हेड है इसका इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का शेयर होल्डर्स फंड, सेकेंड हेड इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एंड थर्ड हेड
नॉन करंट लाइबिलिटीज, एंड फोर्थ हेड इज करंट लाइबिलिटीज। ये फोर हेड है लाइबिलिटी साइड के आपके, एंड फोर्थ हेड इज करंट लाइबिलिटीज। अब इस हेड के अंडर आइटम्स कौन कौन से, सब हेड्स क्या क्या है, सब हेड्स, सब हेड्स कौन कौन से? आज हम सिर्फ लाइबिलिटी साइड को रिवाइज करेंगे, इसके इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज ओनली, हेड्स और सब हेड्स लर्न करेंगे इसके, ठीक है। इन सबसे पहले इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में हेड कौन सा है? शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर फंड के 3 सब हेड है, ए बी सी। फर्स्ट ये सब हेड है, इनके अंदर के आइटम्स में अभी बता रही, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के हेड और सब हेड करेंगे, एसेट भी डिस्कस नहीं करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस ओनली हेड एंड सब हेड्स ऑफ इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। द फर्स्ट हेड इज शेयर होल्डर्स फंड। तो इसका सब हेड क्या है? फर्स्ट शेयर कैपिटल, सेकंड इज रिजर्व एंड सरप्लस, एंड थर्ड इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए एग्जाम में कि शेयर होल्डर फंड के कितने सब हेड है? 3 है। 1 शेयर कैपिटल, सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। बस 3 इसके सब हेड्स हैं। नाउ सेकंड हेड कौन सा है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसमें इस सिलेबस में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, दिस पार्ट विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो बस ये लिखना है आपके पास बैलेंस शीट में शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, बस इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नाउ आपके पास थर्ड हेड कौन सा है? थर्ड हेड है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, नॉन करंट लाइबिलिटी, सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में 4 सब हेड है। 1 है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सेकंड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अब डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस आपने सब हेड में लिखना है, इसकी डिटेल नहीं है एग्जाम में। थर्ड इज अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, एंड फोर्थ इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन। आज ही आपको सारा अच्छी तरह से टिप्स पे लर्न करना है सारे हेड्स और सब हेड्स, एंड टुमारो आई विल डिस्कस द आइटम्स अंडर दीज हेड्स एंड सब हेड्स। फिर कल मैं बताऊंगी, आज सिर्फ हेड्स और सब हेड्स आपने रिवाइज करने। थर्ड हेड है नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसके 4 सब हेड्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। These are the subheads under third non-current liabilities. Now fourth head is current liabilities. उसके अंदर भी 4 आइटम्स है। फर्स्ट करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती है? अप टू 1 ईयर, और नॉन करंट कौन सी होती है? मोर देन 1 ईयर। तो यहाँ पर फर्स्ट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, सेकंड है ट्रेड पेबल्स, यानी करंट लाइबिलिटीज में फर्स्ट नंबर पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, देन ट्रेड पेबल, देन अदर करंट लाइबिलिटीज, जितनी भी अदर करंट लाइबिलिटीज है वो थर्ड नंबर पे, देन डी फोर्थ पॉइंट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। जितने भी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है इनकी डिटेल हम कल डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हमें ये बताना है कितने हेड्स हैं और कितने सब हेड्स हैं। अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज दीज हेड्स एंड सब हेड्स। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में सब फर्स्ट हेड कौन सा है? शेयर होल्डर फंड, second is share application money pending allotment, and third is non current liabilities, and fourth is current liabilities. अब इनके अंडर के सब हेड क्या है? शेयर होल्डर फंड में 3 है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सेकंड हेड है सिर्फ शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। थर्ड है नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसके 4 सब हेड है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। थर्ड अदर लॉन्ग टर्म liabilities, and fourth long term provision, and fourth head is current liabilities. Current liabilities में क्या? short term borrowings, trade payable, other current liabilities, and short term provision. Today you have to revise these head and subhead, and you have to write the format of equities and liabilities in your notebook, and you have to revise the theory part also, what are financial statements, meaning, features, in your notebook. Thank you and have a nice day.